हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, पीसीएम रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है। और मैं योगेश कुमार आज क्लास 12 मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूं, जिसमें आज हम वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर वेव्स कैसे मैटर वेव्स की एनालॉजी की गई थी। ठीक, तो सबसे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो लाइट होती है वो बिहेव्स करती है हमारी पार्टिकल इन नेचर। लाइट जो बिहेव्स करती है वो कैसे करती थी? पार्टिकल इन नेचर करती थी। उससे पहले हमने पढ़ा था कि जो लाइट होती है वो वेव्स है। लाइट क्या है? लाइट एक वेव्स होती है। ठीक, अब इन्हीं दो रीजन्स को लेके एक एक्सपेरिमेंटल ये क्लियर हो गया कि लाइट जो बिहेव्स करती है वो ड्यूल नेचर ऑफ अ रेडिएशन है। लाइट जो बिहेव्स हो रहा है या बिहेव कर रही है वो कैसा है? हमारा ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन है। अब हुआ क्या था, जैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल डेटा पूरी तरह से प्रूफ हुआ, उसके बाद उसने जो वेव्स के बारे में जो थ्योरी बताई गई थी उनको रॉन्ग कर दिया। एक्सपेरिमेंटल डेटा द्वारा वेव्स थ्योरी के कुछ एनालॉजी को, या ये मान सकते हैं जो वेव्स थ्योरी दी गई थी उसके जो फिनोमेना थे उसको उसने क्या बता दिया, वहां पे एक्सपेरिमेंटली रॉन्ग बताया। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने क्या एक्सप्लेन किया था कि लाइट जो होती है वो पार्टिकल नेचर होती है। लाइट इज बिहेव एज अ पार्टिकल नेचर। कैसे बिहेव करती है? एज अ पार्टिकल नेचर बिहेव करती है। ये किसने एक्सप्लेन किया था भाई? एक्सपेरिमेंट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द्वारा ये बात हमें पता लग गई। ठीक, अब इससे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले 19वीं सेंचुरी में वेव थ्योरी ऑफ लाइट आई थी। क्या आई थी? वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अब ये जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं हम, इसमें क्या बताया गया था कि जब भी हम बात करते हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट की, तो जो लाइट होती है, लाइट इज बिहेव्स एज वेव नेचर। लाइट किसकी तरह बिहेव कर रही है? हमारी वेव नेचर की तरह बिहेव कर रही है। इसमें काफी सारे फिनोमेना यूज किए गए थे, जैसे इंटरफेरेंस का यूज किया गया, पोलराइजेशन ऑफ लाइट्स का यूज किया गया, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन का यूज किया गया था। ठीक, तो ये जो फिनोमेना थे ये एक्सपेरिमेंटली देखे गए और उसके बाद इन्हीं फिनोमेना के मैथमेटिकल सपोर्टेड भी किया गया, यानी मैथमेटिकल रिलेशन भी निकाले गए। और इस तरह से हमारी एक मैकेनिक्स बनी जिसको हम वेव मैकेनिक्स भी कहते हैं। तो यहां से हमें पता लगा कि लाइट जो होती है वेव्स होती है। ठीक, तो इससे एक कंसेप्ट ये निकल के आया कि लाइट जो होती है, लाइट बिहेव एज अ ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक, जो लाइट है या रेडिएशन है वो हमारा कैसा है? ड्यूल नेचर है। रेडिएशन या लाइट जो होती है वो कैसा होती है? हमारी ड्यूल नेचर होती है, यानी पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है। अलग अलग थ्योरी प्रेजेंट हुई और अलग अलग थ्योरी से ये ऑब्जर्वेशन निकल के आया। ठीक, अब हम बात कर रहे थे कि फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट था ये पार्टिकल नेचर बता पाया और इसने वेव नेचर के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था ये केवल पार्टिकल नेचर बता पाया कि लाइट जो होती है हमारी पार्टिकल है, ये वेव्स नहीं है। तो ऐसा क्या था कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया और उसने जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट थी या वेव्स की थ्योरी थी उसको रॉन्ग किया। पहला रीजन फर्स्ट। ठीक, कि इन्होंने कैसे वेव थ्योरी को या फेल्स किया उसकी बात करते हैं। रीजन फर्स्ट था कि इसमें बताया गया था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन
is electrons is independent on the intensity of light। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो काइनेटिक एनर्जी थी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो इंडिपेंडेंट रहती थी किस पे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। ये प्रूफ करके भी दिखाया गया, क्योंकि इंटेंसिटी वहां फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रही थी, ठीक है ना, वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही थी। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी थी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो इंडिपेंडेंट थी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। लेकिन अगर हम कहें कि लाइट अगर हमारी वेव है, हमने माना इफ लाइट इज वेव, अगर लाइट वेव है, ठीक, अब हमने क्या किया, देन इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर हम वेव मान के चले, लाइट वेव होती है, अगर हमने लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज किया, क्या किया, लाइट की जो इंटेंसिटी थी उसको इंक्रीज किया, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होगा वो भी इंक्रीज कर रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होगा वो भी क्या हो रहा होगा, वाइब्रेशन कर रहा होगा। जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में वाइब्रेशन ज्यादा हो रहे होंगे, उसका एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज कर रहा होगा। क्योंकि हम जानते थे इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के होता है। किसके होता है? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के होता है, ठीक है ना। जैसे जैसे हम लाइट की जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज करेंगे तो उस केस में जो एम्पलीट्यूड में जो ऑक्सीलेशन या वाइब्रेशन हो रहे होते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में, वो भी हमारे इंक्रीज कर रहे होते हैं। जो वाइब्रेशन ऑक्सीलेशन होते हैं तो वो भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, तो उसकी वजह से एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती थी स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। जब बात करें कि इफ लाइट इज अ वेव, लाइट क्या है, वेव्स है, ठीक। अब हमने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को जैसे ही मेटल सरफेस, देन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल सरफेस एम्पलीट्यूड बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज करेंगे। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे तो वहां पे जो फोर्स लग रही होगी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिक फोर्स लग रही होगी, वो भी इंक्रीज करेगी। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो इंक्रीज करेगी। फोर्स इंक्रीज करने के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। उसकी वजह से इस पर जो काइनेटिक एनर्जी लगेगी वो बहुत ज्यादा लगेगी, यानी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर रही होगी, ठीक है ना। तो देन द इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल सरफेस विल एक्सपीरियंस ग्रेटर फोर्स, जैसे जैसे विल एक्सपीरियंस एज ग्रेटर फोर्स, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस पर गिरते हैं तो वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ग्रेटर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एंड मूव विद, अब ये मूव किसके साथ करेंगे, ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, मूव विद ए ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो क्या बताया, जैसे जैसे हमारे लाइट एक वेव्स थी, अगर हमने लाइट को इलेक्ट्रॉन्स के रूप में मेटल सरफेस पर गिराया तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पर ज्यादा फोर्स लगेगी, और ज्यादा फोर्स लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड होगी वो इंक्रीज कर जाएगी, जिससे उन पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा लगेगी। ये भी सही था, अगर कहा जाए बातें बिल्कुल सही हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से फोर्स लगेगी ई नॉट, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, एफ ई इज इक्वल टू ई इंटू वी क्रॉस बी नॉट, ठीक है, ये लगेगी हमारी, ठीक। यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्स है वो भी इंक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी हमारी क्या है, यहाँ पे इंक्रीज कर रही है। तो इससे क्या निकल के आया, एक टर्म निकल के आया कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद
इंक्रीजिंग ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, वो भी क्या है, इंक्रीज कर रही है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली क्या था, रॉन्ग था। एक्सपेरिमेंटली बात की जाए तो रॉन्ग है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते, थ्योरी बिल्कुल सही है ये, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं था। ये कैसा था, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं था। तो यहां से क्या हुआ कि जैसे जैसे हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज किया, या हमारे जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी थी मैक्सिमम होती जा रही थी, तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी इंक्रीज कर रही थी, और ये डाटा एक्सपेरिमेंटली रॉन्ग बताया गया। तो यहां से हम नहीं बता सकते थे कि लाइट इज अ वेव। लाइट ये तो ये बता रहा है कि लाइट क्या है, हमारी वेव है, ठीक है, पार्टिकल नेचर नहीं है। जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया गया था। ये एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा था। और ये वाला जो डेटा है हमारा कैसा था, ये थ्योरी थी। तो थ्योरी भी गलत नहीं बोल रही अपनी जगह, थ्योरी बिल्कुल सही कह रही है कि अगर लाइट वेव है, जैसे जैसे हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑक्सीलेशन होते हैं तो वो वाइब्रेशन करने लग जाते हैं, या ऑक्सीलेशन या वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही मेटल सरफेस पे जाएंगे तो वो एक ग्रेटर फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। वो ग्रेटर फोर्स कौन कौन सी है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रही है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रही है तो कौन सी है, मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है ना। फिर इलेक्ट्रॉन गिरे, इसके बाद स्पीड इंक्रीज हुई इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो मूव करते हैं किसके साथ, ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये थी थ्योरी। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट का यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या हो गई, फेल हो गई, ठीक। तभी कहा गया दिस विच इज एक्सपेरिमेंटली रॉन्ग। ये क्या था, एक्सपेरिमेंटली हमारा रॉन्ग था। एक्सपेरिमेंटली कैसा था, रॉन्ग था, क्योंकि ये तो ये बता रहा है लाइट इज अ वेव नॉट अ पार्टिकल। जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने क्या बताया था, लाइट कैसी है, पार्टिकल नेचर की है, ठीक है ना। तो ये था हमारा रीजन फर्स्ट। अब हम बात करते हैं रीजन सेकंड की। रीजन सेकंड क्या था, एक्सपेरिमेंटल जो डेटा बताया गया था, एक्सिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जब हमारे इलेक्ट्रॉन कब इमिटेड होते थे, जब हमारे लाइट ऑफ रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, तभी हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिटेड होते थे। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जा चुका था। अब हमने क्या किया, एक मेटल लिया, ठीक, ये हमारे पास एक मेटल है, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मैंने इस पे, अगर मैं मानूं कि लाइट मेरी क्या है, वेव्स है, तो मैंने लो फ्रिक्वेंसी की यहाँ पे वेव्स को मेटल सरफेस पे गिराया, ठीक, इमिटेट मेटल सरफेस पे इंसिडेंट कराया वेव्स को। तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कोई ना कोई तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारी वेव्स आ रही हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कोई ना कोई एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। एक टाइम अल्टीमेटली ऐसा आएगा कि ये उस वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाएगा। तो जब ये वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा तो यहाँ से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर आ जाएंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एमिटेड हो जाएंगे। और जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे किसी भी फ्रिक्वेंसी पे जाके एमिटेड हो सकते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंटली क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगर कहा जाए इफ लाइट इज अ वेव इज ए, अगर लाइट एक वेव्स है, ठीक है, वेव है, देन लो फ्रिक्वेंसी ऑफ waves incident on the metal surface, ठीक है, मेटल सरफेस पे लो फ्रिक्वेंसी की जो वेव्स थी उनको यहाँ पे हमने क्या किया, इंसिडेंट कराया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन थे, देन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्बिंग क्या, यानी जो वेव्स आ रही है, किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन पे इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है
तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अलग अलग एनर्जी लेंगे, एब्जॉर्बिंग एनर्जी। जैसे ये एब्जॉर्ब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये उसके वर्क फंक्शन के ओवरकम्स हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली ओवरकम्स विद वर्क फंक्शन। जैसे ही वर्क फंक्शन के साथ ओवरकम्स हुए ये, उसके बाद क्या होगा, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है या फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो एमिटेड हो जाएंगे एंड ओवरकम्स वर्क फंक्शन एंड फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, एमिटेड हो गए। ठीक, इतना पता लगा हमें, ठीक। लेकिन ये क्या हुआ था कि किसी भी फ्रिक्वेंसी पे अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को एमिटेड करा सकते हैं, किसी भी अगर फ्रिक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन को एमिटेड कराते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंटली क्या था, रॉन्ग था। ये एक्सपेरिमेंटली क्या है, हमारा रॉन्ग होगा। अगर हमने मान के चलिए किसी भी फ्रिक्वेंसी पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को आसानी से अगर इमिटेट करा रहे हैं, तो ये एक्सपेरिमेंटली क्या था, रॉन्ग था। क्योंकि क्या कहा गया था, जो हमारी इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी होती है, इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ लाइट में जब भी बात करते हैं, इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ लाइट की जो फ्रिक्वेंसी है, अगर वो ज्यादा है हमारी किससे, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से, किससे ज्यादा है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज्यादा है, तभी हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एमिटेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इस कंडीशन में क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन्स may be emitted। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इस कंडीशन में एमिट होते थे, बाहर निकलते थे सरफेस से। तो ये कंडीशन जो थी हमारी एक्सपेरिमेंटली कैसी थी, राइट थी। एक्सपेरिमेंटल कैसी थी, बिल्कुल राइट कंडीशन थी, इसलिए हम इस कंडीशंस का यूज करते थे। अब रीजन थर्ड क्या था, अगर बात करें, एक और मेथड था, ये इसके कुछ वेव थ्योरी जो फेल हुई थी उसको एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे फेल हुई। ठीक है, अगर हम बात करें वेव थ्योरी जो थी हमारी, जो फेल हुई थी, तो उसको यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से हमारी वेव थ्योरी फेल हुई थी। तो अब थर्ड रीजन क्या था हमारा, इंस्टेंट इजेक्शन, इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, जब यहाँ नंबर ऑफ टाइम डिले की बात कर रहे हैं कि टाइम डिले कितने देर में हो गया या कितनी जल्दी हो गया, तो वो एक्सपेरिमेंटल डाटा में बताया गया था इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के जैसे ही हमने लाइट ऑफ मेटल पे कोई भी लाइट ऑफ रेडिएशन को इंसिडेंट कराते हैं या रेडिएशन को इंसिडेंट कराया किसी भी मेटल सरफेस पे, तो जो इलेक्ट्रॉन थे वो हमारे कुछ ही सेकंड में बाहर, तुरंत जैसे ही लाइट गिरी इलेक्ट्रॉन्स बाहर, ठीक है ना, तुरंत मूव करने स्टार्ट कर देते हैं। तो इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पे यही बताया गया था कि जैसे ही मेटल सरफेस पे लाइट आपकी इंसिडेंट होती है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर, जैसे ही जो लाइट गिरी इलेक्ट्रॉन्स तुरंत बाहर, कुछ सेकंड्स में इलेक्ट्रॉन्स बाहर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम माने कि लाइट अगर हमारी वेव्स है, लाइट क्या है हमारी वेव्स है, तो जो एनर्जी ऑफ वेव्स होगी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। मान के चलिए ये मेरा कोई मेटल है, ठीक, इस पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, इस पे क्या है, मेरे इलेक्ट्रॉन्स है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जैसे ही वेव्स को इंसिडेंट कराया इस मेटल सरफेस पे, तो यहाँ पे जो एनर्जी है, सो एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन, अगर बात करें प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो अलग अलग होगी। ठीक, अगर एक साथ जब ये लाइट अगर वेव है तो एनर्जी जो वेव्स की दे रखी है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। अगर हम माने कि इफ लाइट इज अ वेव, लाइट हमने क्या मानी, वेव है, ठीक, अगर वेव की जो एनर्जी है जब वो इस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होती है, वेव्स की जो एनर्जी है वो मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होती है, तो लार्ज नंबर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं उन सब में वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी तो इसका मतलब है जो एनर्जी है पर इलेक्ट्रॉन वो लेस भी होगी। एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन क्या है, पहले बहुत ज्यादा वेव्स के द्वारा एनर्जी आ रही थी, जैसे ही वो डिस्ट्रीब्यूट हुई
तो एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन लेस होती जाएगी। लेस होने के बाद क्या होगा, ये ज्यादा टाइम लेगी, ठीक है, क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कराते हैं तो उसके लिए हमें इतनी सफिशिएंट एनर्जी चाहिए होती है कि वो आसानी से मेटल सरफेस से निकल जाए, बाहर एब्जॉर्ब हो जाए, सॉरी इंसिडेंट हो जाए, यानी बाहर निकल के आ जाए, एमिटेड हो जाए। लेकिन इस केस में क्या हो रहा था, अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन्स अगर लेस हो रहा है, तो ये जो प्रोसेस है ये टाइम लेगा, और टाइम लेने की वजह से क्या होगा, जहां पे हमें इलेक्ट्रॉन्स को एमिटेड कराना है तो वहां पे जो सफिशिएंट एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कराने के लिए और या मेटल सरफेस से बाहर लाने के लिए, तो इस प्रोसेस में काफी टाइम लगेगा, आवर्स भी लगते हैं, जबकि ये सेकंड्स का काम था। लाइट जैसे ही मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होती है तुरंत इलेक्ट्रॉन एमिटेड होते हैं। लेकिन अगर लाइट को हमने वेव मान लिया, इफ लाइट इज अ वेव, ये कंडीशन कब है, लाइट एक वेव है, लाइट इज वेव, जब लाइट एक वेव्स है और जैसे ही हमने एनर्जी ऑफ वेव इंसिडेंट कराई मेटल सरफेस पे, तो उस एनर्जी ऑफ वेव्स जैसे इंसिडेंट कराए थे तो जितनी भी एनर्जी थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई हमारे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में पूरी एनर्जी हमारी डिस्ट्रीब्यूट हुई। तो इसकी वजह से यहाँ क्या होगा, जो एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन होंगे वो लेस हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी जो टाइम है मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को लीव कराने के लिए और सफिशिएंट एनर्जी अप्लाइड करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स पे, वो काफी टाइम ले लेगी। तो ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, काफी टाइम वाला हो जाएगा। और ये एक्सपेरिमेंटली क्या था हमारा, रॉन्ग था, एक्सपेरिमेंटली क्या था, रॉन्ग था, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली डेटा है ये कि तुरंत जैसे ही मेटल सरफेस पे कोई लाइट गिरती है तो हमारे इलेक्ट्रॉन तुरंत एमिटेड होते हैं कुछ ही सेकेंड्स में, ठीक। तो ये थे हमारे 3 रीजंस। जब बात करते हैं कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट कहां पे फेल थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सामने, ओके। अब हम बात करते हैं वेव नेचर ऑफ अ मैटर, वेव नेचर ऑफ मैटर्स की, कि मैटर में कौन कौन से वेव नेचर्स होते हैं, कौन कौन सी रेज होती हैं, ठीक है। अब तक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में पढ़ा होगा आपने कि जो मैग्नीट्यूड होता है किसी भी वेवलेंथ को मेजर करने के लिए मैक्रोस्कोपिक में 10 की पावर -24 एंगस्ट्रॉम की जरूरत पड़ती है। कितने की पड़ती है, 10 की पावर -24 एंगस्ट्रॉम, ठीक। जब भी हम किसी भी वेवलेंथ को मेजर करते हैं मैक्रोस्कोपिक में, तो इसके लिए हमें जो वेवलेंथ चाहिए वो कितनी चाहिए, 10 की पावर -24 एंगस्ट्रॉम चाहिए होती है। वेव नेचर ऑफ मैटर, ठीक, वेव नेचर ऑफ मैटर, ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हमने मैक्रोस्कोप की बात की, तो मैक्रोस्कोप को मेजर करने के लिए कितनी वेवलेंथ चाहिए होती है, 10 की पावर -24 एंगस्ट्रॉम। अब ये वेवलेंथ हम कहाँ कहाँ मेजर कर सकते हैं, किस किस रेंज में, देखिए गामा रेंज, ठीक, गामा रेंज का यूज कर सकते हैं हम, एक्सरे का यूज करते हैं, यूवी रेज होती हैं, इंफ्रारेड रेज होती है, आईआर रेज, ठीक, कुछ विजुअल रेज भी होती हैं, विजुअल रेज, और इसके अलावा हमारे पास माइक्रोवेव्स रेज भी होती है, माइक्रोवेव्स रेज, ठीक। ये कुछ रेज थी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज भी कही गई थी हमारी, ईएम वेव्स भी कही जाती हैं, ठीक है। जब गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, आईआर रेज, विजुअल रेज, माइक्रोवेव रेज की बात करते हैं, तो गामा रेज की जो वेवलेंथ होती थी अगर मीटर में बात करें तो 10 की पावर -12 मीटर होती थी। कितनी होती थी, गामा रेज की वेवलेंथ जो होती थी 10 की पावर -12 मीटर होती थी। और गामा रेज को हम कहाँ यूज करते थे, इसका जो साइज होता था वो कितना होता था, एटॉमिक न्यूक्लियाई के बराबर का साइज होता था, ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियाई के बराबर का साइज होता था। एक्सरे की बात करें तो इसकी जो वेवलेंथ होती थी 10 की पावर -10 मीटर की होती थी, 10 की पावर -10 मीटर, और इसका जो साइज था वो एटम्स के बराबर बताया गया। यूवी रेज की अगर बात करते हैं, अबाउट द साइज ऑफ एटम्स, ठीक। यूवी रेज की बात करेंगे तो इसका कितना होता था, 10 की पावर -8 मीटर,
10 की पावर -8 मीटर। ये किसके लिए थी? हमारी मॉलिक्यूल्स के लिए थी, ठीक, अबाउट द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हम बात करें विजुअल रेज की, सॉरी इंफ्रारेड रेज की, तो इंफ्रारेड रेज जो होता था 10 की पावर -5 मीटर होता था। कितना होता था? 10 की पावर -5 मीटर, ठीक। इसका जो यूज किया गया पिन पॉइंट्स में यूज किया, इसका जो साइज था, सॉरी पिन पॉइंट साइज था। अब विजुअल रेज की बात करते हैं तो विजुअल रेज होता था 0.5 इंटू 10 की पावर -6 मीटर, और इसका फोटॉन्स जो थे उनके बराबर का लगभग साइज होता था, या सॉरी प्रोटोजोन्स थे उसके बराबर का साइज था। माइक्रोवेव्स रेज 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। माइक्रोवेव्स रेज कितना है? 10 की पावर -2 मीटर का होता है। ये बिल्डिंग और ह्यूमंस के अकॉर्डिंग इसका साइज बताया गया, बिल्डिंग या ह्यूमंस के अकॉर्डिंग इसका साइज बताया गया था, ठीक है ना। और अगर हमसे कोई पूछे स्मॉलेस्ट वेव लेंथ को अगर हमें मेजर करना है तो ये कहां पे पॉसिबल होता है? जब हम बात करते हैं गामा रेज की। किसकी बात करेंगे? गामा रेज। कब पॉसिबल होता है स्मॉलेस्ट वेवलेंथ के लिए गामा रेज? 10 की पावर -5 एंगस्ट्रॉम पे आके पॉसिबल रहता है स्मॉल वेवलेंथ के लिए, जब हम बात करते हैं किसकी? गामा रेज, ठीक है। तभी इसको हम आसानी से स्मॉलेस्ट वेवलेंथ को मेजर कर सकते हैं। कितने पे? 10 की पावर -5 एंगस्ट्रॉम पे। अब जो मैटर वेव्स ने एसोसिएट किया था, यहां से अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स थे हमारे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, है ना, एटम, मॉलिक्यूल्स, ये सारे पार्टिकल थे, ठीक। इनका जो ऑर्डर बताया गया था वो कितना बताया गया था? 10 की पावर -10 मीटर तक का। इनका जो ऑर्डर बताया गया था वो कितना बताया गया था? 10 की पावर -10 मीटर तक का ऑर्डर बताया गया, ठीक है। तो ये थी हमारी वेव नेचर ऑफ मैटर। किस तरह से मैटर्स में यूज करते हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन, अल्फा रे, ठीक है, एटम, मॉलिक्यूल्स, इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये था हमारा वेव नेचर ऑफ मैटर्स। अब हम पढ़ेंगे इससे आगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अब हम बात करेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की। 1924 में डी ब्रोगली ने अपनी एक एनालॉजी दी। एनालॉजी में क्या बताया था? ये एक एनालॉजी थी, ठीक है। नेचर इज अ सिमेट्रिकल। नेचर क्या है हमारा? कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिकल नेचर होना चाहिए। इसलिए इस हाइपोथेसिस को क्या कहा गया था? डी ब्रोगली की एनालॉजी कहा गया था। क्या कहा जाता था? एनालॉजी कहा जाता था इस हाइपोथेसिस को। क्योंकि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था, तो लाइट जो बिहेव्स करती है वो पार्टिकल नेचर करती है, और इससे हमें एक चीज पता लगी कि जो रेडिएशन होता है वो हमारा ड्यूल नेचर का होता है, ठीक। अब नेचर इज सिमेट्रिकल होती है, ये डी ब्रोगली ने बताया। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया था जो रेडिएशन या लाइट्स होती है वो हमारी पार्टिकल इन नेचर है, और जो पार्टिकल होता है वो वेव्स की फॉर्म में होता है। पार्टिकल जब मोशन कर रहा होता है तो वो क्या बनता है? वेव्स बनता है। तो यही बात इन्होंने बताई थी कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैव अ वेव। जितने भी मूविंग पार्टिकल्स होते हैं वो वेव्स होते हैं, एसोसिएट विद इट, ठीक है। अब इसी वेव्स को इन्होंने क्या कहा था? मैटर वेव्स कहा था। क्या कहा था? इन्हीं वेव्स को इन्होंने मैटर वेव्स कहा था, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इसके लिए इन्हें क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो इन्होंने क्या बताया था कि नेचर हमारा कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिकल होना चाहिए। लाइट जो है वो बिहेव करती है एज अ पार्टिकल नेचर, और लाइट जो है वो जो पार्टिकल होता है वो कैसा बिहेव करता है? वेव्स के रूप में बिहेव करता है। तो इन्होंने बताया कि कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल्स होगा, मूविंग चार्ज या सॉरी एवरी मूविंग पार्टिकल्स, चार्ज नहीं, एवरी मूविंग पार्टिकल्स हैव अ वेव एसोसिएट विद, ठीक। और इन्हीं वेव्स को मैटर वेव्स कहा था। तो हम जानते हैं कि जो वेवलेंथ होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी के, ठीक है, एच अपॉन पी। जो ये वेवलेंथ है ये हमें क्या बता रही है? वेव नेचर बता रही है। ये जो वेवलेंथ है ये क्या बताती है? वेव नेचर के बारे में बता रही है।
और जो मोमेंटम हो रहा है यानी मूविंग पार्टिकल्स है, एवरी मूविंग पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है हमारा मोमेंटम है। ठीक, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं था, ये एक्सपेरिमेंटली या कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन लेके इसे प्रूफ किया गया हो, इस तरह से प्रूफ नहीं किया गया था। ये डी ब्रोगली की एनालॉजी थी। इसके बाद इसको प्रूफ किया था डेमिसन एंड जर्मन ने। एक ही एक्सपेरिमेंट था इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल के ऊपर मोशन कराते हुए, वो किसने बताया था? डेविसन जर्मन ने बताया था। अब यहाँ पे वेवलेंथ है हमारी वेव नेचर की, जबकि पार्टिकल नेचर क्या है? मोमेंटम। अब अगर कहा जाए कि जैसे मान के चलिए बाइक है, अगर हम बाइक चला रहे हैं तो बाइक वेव्स के रूप में क्यों नहीं चलती? अगर देखोगे तो बाइक्स जो होती है वो वेव्स के रूप में चल रही है क्या रोड पे? ठीक, चलती है, लेकिन उसका मोमेंटम इतना ज्यादा होता है कि उसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारे किसके है? मोमेंटम के है। तो उसकी वजह से जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उतनी ही वेवलेंथ कम होगी। और P इजिकल टू एम बी होता था, तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा इजिकल टू H अपॉन एम बी। यानी मास ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि बाइक का मास, आपका मास बहुत ज्यादा है, तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? स्मॉल वेवलेंथ प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब रोड पे बाइक चलती है या कार चलती है तो वो वेव्स के रूप में इस तरह से क्यों नहीं चलती है? वाइब्रेशन करते हुए इस तरीके से वेव्स क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि उनका जो मोमेंटम होता है वो बहुत ज्यादा होता है, मास ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बहुत स्मॉल वेवलेंथ को ये एसोसिएट करते हैं। ठीक, और ऐसी अगर हैवी पार्टिकल की बात करते हैं, अगर हैवी पार्टिकल की बात करेंगे तो हैवियर पार्टिकल की जो लैम्डा होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। ये एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन द्वारा प्रेजेंट भी किया गया है, बताया भी गया है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हमने जब बात करी लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, ये डी ब्रोगली ने अपनी जो हाइपोथेसिस थी, एनालॉजी थी, ये बता दी यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे ये चीजें उन्होंने बता दी थी कि लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन एम बी के होता है। ठीक, और लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन पी के होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी देखोगे, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी या क्वांटम थ्योरी की बात करते हैं, जब भी आइंस्टीन थ्योरी की बात करेंगे तो वहां पे हमने क्या देखा था? ई इजिकल टू किसके होता था? एम सी स्क्वायर के। ई इजिकल टू किसके होता था? एच म्यू के। म्यू इजिकल टू किसके होता था? सी अपॉन लेमडा के। तो ई इजिकल टू किसके होता था? एस सी अपॉन लेमडा के। ई इजिकल टू किसके होगा? एस सी अपॉन लेमडा। और ई इजिकल टू किसके था? एम सी स्क्वायर के। इन एनर्जी को इक्वल कर दिया, तो एम सी स्क्वायर इजिकल टू एस सी अपॉन लेमडा। एक सी से एक सी मर जाएगा यहाँ पे, तो अब बचेगा क्या? ये एम सी इजिकल टू एच अपॉन लेमडा। तो लेमडा इजिकल टू क्या निकल के आएगा? एच अपॉन एम सी। दिस इज सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, एम इज द मास, एच इज द प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होती है। कितनी होती है? 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। दिस इज अ प्लांक कांस्टेंट। मास, जो बॉडी मूव कर रही है उसका मास। दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहां से ये एक्सपेरिमेंट निकल के आया, तो लैम्डा इजिकल टू लिख सकते थे इसको एच अपॉन एम सी इजिकल टू एच अपॉन किसके? पी के। ठीक है, तो डी ब्रोगली की ये एनालिसिस थी कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैव अ वेव। जो भी पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं तो वो एक वेव की फॉर्म बना रहे होते हैं। ये किसने बताया हमें? डी ब्रोगली ने बताया। और इसके साथ साथ एक और चीज बताई कि जो हमारे हैवी पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, जिसको आज की टेक्नोलॉजी में हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, प्रेजेंट टेक्नोलॉजी में इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स थे, ठीक, सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स होते थे जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, तो उनको मेजर करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स को मेजर करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे वेवलेंथ को आसानी से मेजर कर सकते थे। अब तक हमने
क्या देखा, अगर पार्टिकल ज्यादा फास्ट मूव कर रहा होगा, पार्टिकल क्या है मूव्स फास्टर होगा, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो कैसी होगी, स्मॉलर होगी। पार्टिकल की अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो वेवलेंथ कैसी होगी, स्मॉलर होगी। ये चीजें हमें पता लग गई कि एच लैम्डा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी के होता है। ठीक, दूसरी चीज, अगर हम पार्टिकल को रेस्ट पे रख दें, दूसरी एनालॉजी क्या निकली, पार्टिकल एट रेस्ट। अगर हम पार्टिकल को रेस्ट पे रख दें यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 कर दें, तो उस केस में जो लैम्डा होगा वो इन्फिनिटी होगा। उस केस में जो लैम्डा होगा वो इन्फिनिटी होगा, जिसकी वजह से हमें वेव्स विजुअलाइज नहीं होगी। वेव्स कैन नॉट विजुअल, ठीक है, दिखाई नहीं देगी वेव्स इस केस में। ठीक, इस केस में क्या होगा, जो वेव्स होगी वो हमें दिखाई नहीं देगी जब हमारा पार्टिकल किस पे है, रेस्ट पे है। v इज इक्वल टू 0, तो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, इंफिनिटी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें वेव्स कैन नॉट बी विजुअलाइज, ठीक है, दिखाई नहीं देती। इसके अलावा डी ब्रॉगली वेव्स जो थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की नहीं थी या EM वेव्स नहीं थी। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो चार्ज पार्टिकल्स के लिए यूज करी जाती है। जब हमें मोशन करना होता है चार्ज पार्टिकल्स का, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करते थे। तो डी ब्रॉगली वेव्स हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं थी। ये भी इस एनालॉजी द्वारा बताया गया, इस एनालॉजी द्वारा ये बताया गया। ठीक, तो ये थी हमारी क्या, डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस। अब बात करते हैं, अगर हमें ये वेवलेंथ काइनेटिक एनर्जी के टर्म में एक्सप्लेन करनी है तो कैसे करेंगे। यही वेवलेंथ अगर हमें काइनेटिक एनर्जी के रूप में एक्सप्लेन करनी है तो किस तरह से हम इसे काइनेटिक एनर्जी के रूप में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, लैम्डा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लैम्डा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इनका यूज जो है न्यूमेरिकल्स में हम करते हैं। कहाँ करेंगे, न्यूमेरिकल्स में करते हैं, इसलिए ये बताई जा रही है। ठीक, अब हमने पढ़ा था P इक्वल टू किसके होता था, मोमेंटम इक्वल टू किसके होता था, मास इनटू वेलोसिटी। अब यहां से मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं, B इक्वल टू P अपॉन M के होता है। B इक्वल टू किसके होगा, P अपॉन M के। काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी हमारी, अगर कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट या पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होगी। कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। बी की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगी हमारी 1/2 m इंटू p² अपॉन m²। बी की जगह हमने ये पुट कर दी इक्वेशन। ठीक, m से एक m कैंसिल, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 1/2 p² अपॉन m, या ये लिख सकते हैं p² अपॉन 2m। ये काइनेटिक एनर्जी है। अगर हम यहां से ये पता लग गया हमें p² अपॉन 2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के, तो मोमेंटम किसके इक्वल होगा, p² इज इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो p इज इक्वल टू यहाँ पे रूट आ जाएगा, रूट इज इक्वल टू 2m के e काइनेटिक एनर्जी। तो मोमेंटम यहाँ क्या निकल के आया मेरा, p इज इक्वल टू रूट 2m के e। अब यहां से हमने क्या पढ़ा था, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। लैम्डा इज इक्वल टू किसके पढ़ा था, h अपॉन p के। तो p की वैल्यू ये पुट कर देंगे तो ये क्या बन के आएगी, h अपॉन रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, रूट 2m के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p रूट 2m के। ठीक है, ये फॉर्मूला निकल के आएगा। और काइनेटिक एनर्जी को हम किसके इक्वल मानते थे, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू होता था वर्क डन के। जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वर्क डन निकालते हैं तो E इंटू वी क्या होता था, Q इंटू वी होता था। यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात की तो ये क्या हो जाएगा, E इंटू वी। तो इसकी जगह हम E वी लिख सकते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट 2m इंटू इलेक्ट्रॉन के लिए E इंटू पोटेंशियल डिफरेंस B, दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। ये वाला जो B है ये कौन सा B है, पोटेंशियल डिफरेंस वाला B है, वोल्टेज वाला B है। ठीक है,
और ये वाला जो v है ये वेलोसिटी है। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है वेलोसिटी के साथ तो ये वेलोसिटी का v है, और ये कौन सा है हमारा पोटेंशियल वाला v है। ठीक, अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की हम, लैम्डा इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। अगर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की बात करें, ठीक, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की बात करते हैं, जो लैम्डा है वो हमारा किस टर्म में है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म में दे रखा है। ठीक है, लैम्डा इन टर्म्स ऑफ, लैम्डा इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल्स में काफी यूज किया जाता है। जो अब फॉर्मूला निकालेंगे तो मान के चलिए जहां पे मेरा पोटेंशियल 0 था, ठीक, ये कोई पोटेंशियल है 0 है, अब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल मेरा b है। जैसे ही पोटेंशियल 0 से b हुआ, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। कैसे अट्रैक्ट होगा, इस पे जब कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी तब ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जब ये अट्रैक्ट हो रहा था तो इस पर जितना भी वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से लगा, जितना भी वर्क डन इसके अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से लगा, या जितना भी इलेक्ट्रॉन पर वर्क हो रहा है, तो वो किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। अगर मान लिया हमारा कोई भी पार्टिकल्स है, यहाँ पार्टिकल की बात कर रहे हैं, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, उसके लिए अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी ली, वर्क डन के इक्वल था, W इजिकल टू क्यू इंटू वी होता था, चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी इजिकल टू वर्क डन के इजिकल टू क्यू इंटू बी, क्यू इंटू बी। और इससे पहले हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी के, √2m इंटू के ई के। तो इसमें ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन √2m इंटू क्यू इंटू डेल भी लिखेंगे, क्योंकि 0 से b तक ले गए थे। कहां से, पहले वोल्टेज कितना 0 से कितना बढ़ाया, b वोल्ट तक, तो डेल b लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा मेरा, डेल b ले लिया, तो 2m इंटू डेल b। कई बुकों में केवल b लिखा होता है, ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं। तो लैम्डा इजिकल टू, ये फॉर्मूला निकल के आया मेरा, ये किसके लिए था, पार्टिकल्स के लिए। ये जो फॉर्मूला था, अगर हम बात करें, ये फॉर्मूला निकला था हमारे पार्टिकल्स के लिए। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, फॉर इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो होती थी वो E इंटू बी के इक्वल होती थी। जब हम इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस ये होगा, लैम्डा इजिकल टू निकालेंगे तो h अपॉन √2m E इंटू वी हो जाएगा, E इंटू वी। अब हम इलेक्ट्रॉन में जानते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो सबसे पहले प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू तो सबके लिए क्या रहती है, 626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक, मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम के होता है। ठीक है, तो इन वैल्यू को अगर हम पुट कर दें इसमें, तो ये हो जाएगा मेरा 6.26 इंटू 10⁻34 अपॉन रूट में 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू बी। ठीक, तो ये पुट करने के बाद जो लास्ट में हमारी वैल्यू निकलेगी, लैम्डा इजिकल टू √150 अपॉन बी एंगस्ट्रॉम। कितना निकलेगा, √150 अपॉन बी। अगर हम √150 को अलग कर दें तो 150 लगभग 12 के समथिंग, 12 के आसपास जाएगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 के इक्वल होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 12.27 अपॉन √b एंगस्ट्रॉम। तो लास्ट में जो एक्सप्रेशन निकल के आता है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का फॉर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे
तब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और किसी भी पार्टिकल्स की बात करते हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे लैम्डा इजिकल टू √150 अपॉन बी एंगस्ट्रॉम में 12.27 अपॉन √2 एंगस्ट्रॉम। तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा जब हमारा वेवलेंथ एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म में निकालना होता है। तो आज हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कंप्लीट कर ली है, और यहाँ से हमें 3 मेन फॉर्मूले मिले जो न्यूमेरिकल में यूज किए जाएंगे। पहला लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन एम बी, एक मिला लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन एम सी, इसके अलावा लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन पी। ठीक, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिला लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक, ये मिला। इसके अलावा ये एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला मिल चुका है। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये न्यूमेरिकल्स में काफी काम आएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में ये आपका जो चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद हम इसकी 3 न्यूमेरिकल सीरीज करेंगे जिसमें केवल न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल्स होंगे।